हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स जो चैप्टर है हमारा उसकी सीरीज। ठीक है, अब ये जो फोर्स चैप्टर है बेटा ये 9th में भी है और 10th में भी है। जैसे सीबीएसई के 9th में है और आईसीएसई के भी 9th में भी है और आईसीएसई के 10th क्लास में भी है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारा फोकस जो है आईसीएसई के 10th पे है। ठीक है, हाँ, जो सीबीएसई के 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उनके पास भी ये टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई में जो फोर्स चैप्टर है उसका सबसे पहला जो टॉपिक है, आज फोर्स का पहला वीडियो है, उसके सबका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब उस 10th में कहाँ है, टॉर्क से स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क से क्या कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहीं से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10th के लिए स्टार्ट करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो है 5 मिनट में क्या करते हैं, फोर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हो आप। फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के जैसे पुश और पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं। हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वर्क हो जाता है जब वो मूव कर जाता है अपनी पोजीशन से। ठीक है, आगे बात समझ में, तो फोर्स तो हमें समझ में आ गया। अब फोर्स के बेटा बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कौन सी, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, आज थोड़ा सा जो है रिवाइज करेंगे, उसके बाद टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखना इसको पूरे लेक्चर को देखना अच्छे से। ठीक है, कांटेक्ट। ठीक, कांटेक्ट फोर्सेस क्या है, जिनमें जो क्या होगा हमारा फिजिकल कांटेक्ट होगा। फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है जैसे फोर्स लगाने के लिए। जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो मुझे फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ रहा है इस पर। ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट, इसको बोलते हैं जो है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब ये कांटेक्ट फोर्स किस किस टाइप की होती हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पता है ना क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन, कि जैसे कोई ये मेरे हाथ के ऊपर पेन रखा हुआ है, अब पेन अपना वेट नीचे लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मेरा हाथ उस पर ऊपर लगा रहा है, तभी तो उसका वेट बैलेंस है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तभी आती है जब कोई मटेरियल किसी सरफेस पे रखा होता है। ठीक है, तो मटेरियल और सरफेस के बीच में ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, और क्या होती है, टेंशन। टेंशन किस में आती थी, स्ट्रिंग्स वगैरह में। ठीक है, पता है। उसके बाद और फ्रिक्शन कब आता था, जब ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन होता है, या फिर स्टैटिक और काइनेटिक बहुत टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, और क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग को जब टच करके खींचा जाता है तभी तो उसमें फोर्स लगाता है वो, जितना इलांगेशन पे। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारा किस तरह का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो हमें बेसिकली इतनी बात समझ में आनी है कि कांटेक्ट फोर्स में हमारा फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अभी थोड़ा सा जो है नॉर्मल और टेंशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग और ये तो हमें आगे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो देखो, तो कांटेक्ट फोर्स कौन सी होंगी, जिनमें फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती हैं, कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये बिना फिजिकल कांटेक्ट के लग जाती हैं, दूर ही दूर से ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा लेते हैं। अब ये कैसे, कौन कौन सी, याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, या मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इवन कि दुनिया में कोई भी 2 मासेस होंगे उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो जैसे हम अर्थ और सन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अर्थ सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बट उनके बीच में कोई जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये एक तरह का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और कैसे, कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते थे एक साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स आ जाएगी इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगती है, 2 चार्जेस के बीच में दूरी दूर से एक दूसरे को रिपल और दूरी दूर से क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक आपने देखे होंगे, मैग्नेट्स कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूर से ही क्या कर देते हैं दूसरे को रिपल और अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और भी होती हैं इसमें, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस। हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आप आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से। ये भी एक तरह क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कहाँ होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है सारी हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये क्या होती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी जो है फिलहाल आपने जी किन के बारे में पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाकी बाद में जो है आप इनके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है ना बेटा, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल की। ठीक है, थोड़ा सा जो है क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल कब रखता है,
याद है फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते थे हम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बताता था कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है वो हम कंसीडर कर लेते थे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं नॉर्मल को अच्छे से, ठीक है। मान लो कि एक प्लेन है जिसपे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ये दो ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट और एक सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है बेटा कि ये लगता है ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट सरफेस, जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वहाँ पे नॉर्मल लगेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा कि ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम से समझ लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मान लो कि मुझे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ए वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ए है। अब ए पे के कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, देखो ए के कॉन्टैक्ट में है हमारी अर्थ, अर्थ है तो अर्थ भी नॉर्मल लगाएगी, अर्थ किधर नॉर्मल लगा, अच्छा अर्थ किधर कंप्रेस करेगी, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल बाय अर्थ ऊपर की तरफ कंप्रेस करेगी ना, अर्थ नीचे की तरफ थोड़ी ना करेगी कंप्रेस, ऊपर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो अर्थ नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तभी तो कंप्रेस होगा ये, ठीक। सी किधर की तरफ कंप्रेस करेगा इसको, एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये भी है, सी करेगा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट इसको कंप्रेस, तो ये लगेगा एन नॉर्मल बाय सी, नीचे की तरफ लगेगा इस पर। अच्छा बी क्या कंप्रेस करेगा इसको, बिल्कुल करेगा। देखो जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वहाँ पे नॉर्मल लगेगा, तो बी किधर की तरफ कंप्रेस लगाएगा, करेगा इसको इधर की तरफ करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बाय बी। तो देखो इस पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं, टोटल 3 नॉर्मल लग रहे हैं हर, क्योंकि 3 कॉन्टैक्ट सरफेस है, 1 2 3, तो तीनों इस पे नॉर्मल लगाएंगे, ठीक। बी की बात करते हैं, चलो अगर फ्री बॉडी डायग्राम को बी बनाना है, बी पे देखो, बी पे क्या अर्थ लगाएगी, ऑब्वियसली अर्थ के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल बाय अर्थ, ठीक है। अच्छा ए लगाएगा, ए किधर कंप्रेस करेगा इसको, उधर की तरफ, तो नॉर्मल बाय ए। और कोई कांटेक्ट सरफेस है नहीं है, देखो 1 2, तो 2 ही नॉर्मल लगे, ठीक है। अच्छा सी की बात करें तो सी की बात करते हैं, देखो सी पे के कितने कांटेक्ट सरफेस है, सिर्फ एक कांटेक्ट सरफेस है तो ए ही लगाएगा वो। अच्छा ए किधर कंप्रेस कर सकता है उसको, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल बाय ए। तो देखो ये होते हैं हमारे नॉर्मल, इस तरह से हमें जो है इनके जो आगे आप पढ़ोगे, अभी जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीज़ों की क्या पड़ेगी, हमारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। तो नॉर्मल क्या होता है, ये फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, किधर लगाता है ऑब्जेक्ट, जिधर वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, कंप्रेस कर सके। अब जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसी को तो कंसीडर करेंगे, और किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जिसको हमें स्टडी करना होता है, सिंपल सी बात, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं टेंशन के बारे में, इन दो को ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या करेगी, इन दो की हमें पढ़ने वाली है, ठीक है। टेंशन किस में लगता है बेटा, ये लगता है स्ट्रिंग्स में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अभी जितनी स्ट्रिंग्स हम कंसिडर करेंगे ऑल आर मासलेस स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग होने का मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा उनका, 0 होगा, समझ गए बात, मतलब समझे उसकी। जैसे ये है, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, और ये इनको जो है स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस का मतलब है कि हर पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। हर पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मासलेस इसको माना गया है, मतलब इसका कोई मास कंसीडर नहीं किया गया है, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब हर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि जितना लेफ्ट इधर की तरफ राइट साइड फोर्स लगेगा उतना ही किधर लगेगा, लेफ्ट की साइड भी फोर्स लगेगा, इसलिए इसको जो है मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। हाँ आगे जब आप पढ़ाई करोगे 12th के बाद या 12th में भी, वहाँ पे मास वाली स्ट्रिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक। अब देखो टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, तो हर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब इक्वल टेंशन अप्लाई हो गए, ठीक है। अब देखो टेंशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मान लो पुश कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर की तरफ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इस वाले पॉइंट पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा होगा ना आपने, हर पॉइंट पे क्या लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये पॉइंट किधर खींचेगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट को अगर इधर की तरफ सीधा खींचा तो यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या करती है, अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाहती है, रिटेन करने के लिए वो लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। सिंपल सी बात समझ लो,
ठीक है। तो टेंशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखो कांटेक्ट फोर्स है ना, अगर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता, ये अलग होता है इससे, तो क्या टेंशन लगता? नहीं लगता, ठीक है। कांटेक्ट में है तभी तो टेंशन लगा उस पर, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जो है, कांटेक्ट पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, उसके डायरेक्शन को टेंशन के जो डायरेक्शन होगा लेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली देखो, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट में किस डायरेक्शन में रिड्यूस करेगा लेंथ को, इधर या इधर? तो ऑब्वियसली इधर की तरफ रिड्यूस करेगा। तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा, देखो इधर से भी रिड्यूस कर रहा है, इधर से भी रिड्यूस कर रहा है। अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो दोनों टेंशंस की वैल्यू क्या होगी, बराबर। मासलेस स्ट्रिंग होने की वजह से स्ट्रिंग के हर पॉइंट में टी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझे बात? नेट फोर्स 0 है, तो अगर मान लो किसी स्पीड से मूव कर भी रहा है तो हर पॉइंट सेम स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। इसलिए मूव करेगा बेटा कि देखो, मान लो मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये 2, और ये अगर अलग अलग स्पीड से मूव कर जाएंगे तो इनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा, और सेपरेशन आने की वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई नेट फोर्स 0 है, मतलब हर पॉइंट सेम स्पीड से मूव करेगा और हर पॉइंट पे क्या लगेगी, नेट फोर्स जो है 0 लगेगी, मतलब टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल मतलब जितना इधर से उतना इधर से, नेट क्या हो जाएगा, देखो इतना इधर से लगा, इतना इधर से लगा, नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से हम टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। चलो, तो बाकी फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्सेस और जो बाकी हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, ये तो आप सिलेबस के साथ आगे पढ़ते ही चलोगे, ठीक है। पर बेसिक रिक्वायरमेंट अभी इन 2 फोर्सेस के लिए, और उनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मल की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। ओके, चलो, तो अब पढ़ेंगे आप टर्निंग फोर्स के बारे में। टर्निंग फोर्स, अच्छा, फोर्स के यूनिट तो आप सबको पता ही होगी। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ऐसा ही, ठीक है। और सीजीएस क्या होती है, डायन होती है, पता है ना। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है, पता है ना, ठीक है। और ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है फोर्स की, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, KGF, CGS SI में, और GF जो है हमारी जो है CGS पे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको बोलते हैं जो है एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक। तो ये टाइप की यूनिट्स होती हैं फोर्स की। अब देखो टर्निंग फोर्स क्या चीज़ है, जैसे समझो कि जैसे मान लो कि जैसे ये ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगा सकता हूँ। फोर्स बेटा होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि किधर की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि भाई वेक्टर क्वांटिटी तो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे। एक तीसरी चीज़ और है जिस पे फोर्स डिपेंड करती है, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन, या लाइन ऑफ एक्शन, या फिर पॉइंट ऑफ फोर्स, कि किस पॉइंट पे जो है हमारी फोर्स लग रही है, उस चीज़ पे ही फोर्स डिपेंड करती है। देखो जैसे समझो कि ये है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे हिंज करा हुआ है, ठीक है। अब जो है मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ तो क्या ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, नहीं करेगा। मैं इधर से ऐसे फोर्स लगाता हूँ, क्या ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, नहीं करेगा। मैं बीच में फोर्स लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोटेट कराने के लिए, तो इसलिए मुझे मैक्सिमम जो है रोटेशन चाहिए कम से कम फोर्स में। तो कहाँ लगाते हैं हम फोर्स, यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे डोर हैंडल देखो, डोर हैंडल कहाँ होता है, जनरली लास्ट में होता है, बीच में नहीं होता। अगर बीच में होता है हमें ज़्यादा फोर्स से डोर को खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स में इक्वल लगा रहा हूँ, डायरेक्शन मेरा सेम है, ठीक है। डायरेक्शन मेरा सेम है, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन भी यही है और फोर्स भी इक्वल है। लेकिन पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है उसको चेंज करने, लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने पे मेरा जो इस पे रोटेशन, इसका रोटेशन जो इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट, वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। समझो बात। तो देखो अगर मैं जो है इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, जैसे समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो ये स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ फोर्स कराता हूँ तो ये क्या कट जाएगा, फ्लिप कट जाएगा। क्या कट जाएगा, फ्लिप। जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो क्या कट जाएगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी रोटेशन के एक्शन को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, और जो फोर्स जिसको टर्न करा रही है इसको बोलते हैं टर्निंग फोर्स।
आगे बात समझ में, ठीक। तो जनरली जो टर्निंग फोर्स होती है, जैसे मान लो टायर है, ठीक है, टायर क्या करता है हमारा, रोटेट करता है गाड़ी का, ठीक है। तो टर्निंग फोर्स कहाँ लगती है, यहाँ पे लगती है उसको, यहाँ पे फ्रिक्शन रोटेट कराता है। और ये तो देखो यहाँ अगर यहाँ फोर्स लग रहा होता डायरेक्ट तो ये स्लिप करता हुआ आगे जाता है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेज होती है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है, दिस इज कॉल्ड टर्निंग फोर्स, ठीक है। तो टर्निंग फोर्स क्या चीज़ है, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, रोटेट कराती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग फोर्स। और टर्निंग फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लाइन ऑफ एक्शन पे, किस पॉइंट पे लग रहा है। अगर मैं टायर में, अगर गाड़ी के टायर में इस पॉइंट पे फोर्स लगा दूँ सीधा बिल्कुल बीच में, तो क्या रोटेट करेगा, नहीं करेगा, स्लिप करता हुआ आगे जाएगा। रोटेट करने के लिए इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। जैसे डोर है हमारा, डोर को अगर मैं उसके बिल्कुल हिंज पॉइंट से खींचूँ तो क्या वो रोटेट करके खुलेगा, नहीं खुलेगा। कहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा, कम से कम फोर्स लगा के खुल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो टर्निंग फोर्स क्या चीज़ है, ऐसी फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है। और ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है, किस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब जो इस टर्निंग फोर्स जो हमारी यहाँ पे लग रही है बेटा, इसकी वजह से एक रोटेशन का हमारा रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस जो रोटेशन इफेक्ट है इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे डोर पे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो जो फोर्स लगाया उसको क्या बोलेंगे, टर्निंग फोर्स, क्योंकि वो फोर्स क्या करा रही है, इसको रोटेट करा रही है। लेकिन जो रोटेशन का ये इफेक्ट जनरेट हुआ इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क की, ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो टॉर्क क्या चीज होता है बेटा, ये जो रोटेशन इफेक्ट है फोर्स का उसको टॉर्क बोला जाता है, ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम कि ये जो है हमारा कोई सिस्टम है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये डोर है, समझ लो ये डोर है, ऐसे ऐसे ऊपर से देखो, डोर को ऐसे ऊपर से देखो, ठीक है। तो डोर ऐसे रखा हुआ है हमारा तिरछा, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं डोर को इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे डोर क्या हो रखा है, हिंज हो रखा है, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी सपोज, ठीक है, क्या होती है, आर होती है। और फोर्स लगता है हमारा इधर की तरफ, सपोज हमने फोर्स इधर की तरफ लगाया। बेटा वैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर लिख सकता हूँ, ये वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक। वैसे वेक्टर होता है लेकिन आप मैग्नीट्यूड में इसको डायरेक्ट एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, और करके, या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इसको क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक। तो देखो कि मान लो ये डोर ऐसे है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, समझना है इसको। और फोर्स लग रहा है इधर, हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगे जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल में भी लग सकता है, ठीक है। फोर्स लग रहा है इधर। अब जब फोर्स इधर लगेगा तो ऑब्वियसली इसकी वजह से किधर रोटेट करेगा, ये इधर की तरफ ही रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो हमें निकालना है भाई इस पर टॉर्क कितना लगेगा इस रोटेशन की वजह से। और ये पॉइंट तो क्या है हमारा हिंज है, इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर है, क्लॉकवाइज। तो ये इसको समझने का तो कोई बहुत छोटा सा तरीका है, देखो ध्यान से। अगर मैं इस आर को आगे बढ़ा दूं, अगर मैं इस आर को आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल थीटा माना, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे होगा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो यानी जो फोर्स है और जो हमारा आर है उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अक्रॉस रोटेट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। और जो थीटा एंगल है वो फोर्सेस आर के बीच में। नहीं आया समझ में, सुनो ध्यान से। किसके अक्रॉस रोटेट कर रहा है, ओ के अक्रॉस, तो इसे पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और फोर्स का लग रहा है इस पॉइंट पे लग रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर है। इन दोनों के बीच, ये वेक्टर रोटेशन आप पढ़ोगे 11th में जाकर, ठीक है। पर फिलहाल समझो डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। और अगर इसमें आर को आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, कि भाई जिस पॉइंट के अक्रॉस वो रोटेट कर रहा है और जहाँ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बात समझो
कि इसको जो समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब अगर मैं इसको नॉर्मली टॉर्क की लैंग्वेज में समझना चाहूँ तो टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, और एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस भी तो मान सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किन दोनों के बीच में? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है और जिस पॉइंट के अक्रॉस वो रोटेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी दूसरा तरीका ही बताऊंगा इसको समझने का, ठीक। अब देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एक्सिस है और ये फोर्स है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? यही होगी कि नहीं होगी? अब अगर ये r है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या ये d मान लेते हैं इसको, तो d की वैल्यू क्या होगी? r साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या हो जाएगा ये? r साइन थीटा। तो देखो ध्यान से, फोर्स कितना लगा? F लगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना आया? r साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया Fr साइन थीटा, टॉर्क का Fr साइन थीटा, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं भाई कि फोर्स और अगर उसके बीच में एंगल थीटा है तो हम क्या करेंगे? फोर्स, डिस्टेंस और एंगल का साइन, ठीक। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि भाई टॉर्क क्या होता है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कुछ नहीं करना है, उनके बीच के जो एंगल है उसको साइन में रखना है और मल्टीप्लाई कर देना, हमें टॉर्क मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक, समझ गए? अच्छा, एक चीज समझो यहाँ पे कि ये थीटा किसके बीच में? फोर्स और आर के बीच में। अगर मैं इस थीटा को चेंज कराता चलूँ तो टॉर्क चेंज होता चलेगा। ऑब्वियसली टॉर्क को चेंज करने के लिए तीन चीजें हमारे पास, फोर्स, आर और थीटा, तीनों में से कुछ भी चेंज हो गया टॉर्क हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक ऐसी कंडीशन ले लूँ कि भाई ऐसे लगाते हैं फोर्स, चलो, जो आपकी बुक्स में जनरली दिया होगा कि भाई ऐसे फोर्स लगाते हैं, चलो, ये फोर्स लगा बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आर है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया बताओ? थीटा कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, आर आगे बढ़ेगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो देखो, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो टॉर्क कितना हो जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1, टॉर्क हो जाएगा Fr। ये आपको जनरली दिया होगा, पर हमेशा 90 डिग्री पे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। अच्छा, थीटा कभी फोर्स ऐसे लगेगा, थीटा 0 या 180 भी तो हो सकता है। इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, मतलब समझ रहे हो कि ऐसे मान लो ये पॉइंट है और इधर ही की तरफ फोर्स लग गया, तो कितना एंगल होगा? 0 या 180 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लग गया, मतलब समझ रहे हो, अलोंग एक्सिस लग रही है फोर्स, अलोंग एक्सिस, उसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लग गई, ऐसे या फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो दोनों केसेस में टॉर्क कितना हो जाएगा? तो साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो उस दोनों केसेस में टॉर्क कितना होगा हमारा? 0 होगा। तो आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये आती है साइन थीटा से। तो एक्स जो एंगल है उस चीज़ पे भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक। 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा? Fr हो जाएगा, 0 और 180 के केस में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है उस चीज़ पे भी क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ठीक। आगे बात समझ में? अब देखो, सपोज कि ये टॉर्क ये लग रहा है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझा सकता है? इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो, वैसे आप जो है ये आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। ये F है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, अभी बताया था, ठीक है। अब फोर्स के जो है यहाँ पे हम दो कंपोनेंट लिख सकते हैं बेटा। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स, तो अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? F sin थीटा। ये याद कर लो, वेक्टर के दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं हम। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या लिखते हैं? F cos थीटा, वर्टिकल वाले को क्या लिखते हैं? F sin थीटा। अब देखो, इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर क्या होगा? जिधर एंगल है उधर कॉस आता है, अपोजिट वाले में साइन आता है, F sin थीटा, और इधर क्या आएगा? F cos थीटा। अब ध्यान से देखो, तो इस एक्सिस को रोटेट कौन करेगा? जो परपेंडिकुलर लग रहा है, जो लाइन में लग रहा है, इन दोनों में से कौन रोटेट कर सकता है इसको बताओ? ये लग रहा है साइन कॉस थीटा बिल्कुल सीधा, तो ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा, ये खींचेगा। रोटेट कौन करेगा? साइन थीटा वाला।
तो सिर्फ हमें ये कंपोनेंट लेना है, खत्म। तो आ गया टॉर्क, रोटेशन वाला फोर्स एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो आ गया फॉर्मूला हमारा एफ आर साइन थीटा, टॉर्क, खत्म। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है ना। चलो अब जो है टॉर्क की अगर यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी, देखो न्यूटन मीटर। तो यूनिट जो होती है उसकी क्या, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, डाइन हो जाती है, और मीटर क्या हो जाती है, सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप समझोगे यार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलता है वो, कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं ये आता कैसे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो यही था तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इधर की तरफ, तो ये नेगेटिव कैसे होगा। तो देखो ध्यान से इसको समझने का तरीका क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो राइट हैंड रूल से, ठीक है। राइट हैंड रूल से कैसे समझ सकते हो कि मान लो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड रूल में आपने पढ़ा भी होगा राइट हैंड रूल 10th करंट वाले चैप्टर, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये ऐसे आर की तरफ हाथ रखना है और फिंगर को टिल्ट करना है फोर्स की तरफ, इधर फोर्स है तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में। इनवर्ट डायरेक्शन में होता है नेगेटिव, तो देखो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए होता है ये नेगेटिव टॉर्क इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब किधर फोर्स लगेगा, ये है, और इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो आर एफ, थंब किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ठीक। आगे समझ में, तो इतना ही हमें आज पढ़ना है टॉर्क के बारे में, ठीक है। आगे लेक्चर में अब इसको हम क्या करेंगे, फोर्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छे समझो टॉर्क का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ओके, गुड लक, बाय।